हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 12वीं की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की किताब चलती है दोस्तों, उससे रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल देखने वाले हैं। कल हम दोस्तों 51 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 52 से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लगभग 100 वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल देख चुके थे। आज भी हम लगभग 100 वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, रीट, सेकंड ग्रेड, ईओ, आरओ, आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वही इन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कक्षा 12वीं से संबंधित राजस्थान अध्ययन की जो आपकी किताब चलती है, उससे रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में हम यहाँ पर सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कल 51 तक हम डिस्कस कर चुके थे कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों 52, ग्रामीण जनता को जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जल चेतना व जल रथ यात्राएं कब संचालित की गई। तो जल चेतना व जल रथ यात्रा आपकी कब संचालित की गई थी? ग्रामीण जनता को जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहन के लिए। तो ये 16 मई 2006 से 25 जून 2006 को शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए, स्थानीय शासन को साधारणतः कहा जाता है। तो स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। स्थानीय शासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्थानीय शासन को भारतीय संविधान के अंदर राज्य सूची में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? तो राज्य में प्रथम नगर पालिका 1864 में स्थापित हुई थी, ये आपकी माउंट आबू में स्थापित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? तो ये आपकी माउंट आबू में स्थापित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आपका किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका 1959 यानी 1959 में पारित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था आपकी 1959 में बगदरी गांव नागौर से लागू हुई थी। उसी समय आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 लागू हुआ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये शहरी स्वशासन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये आपका पंचायती राज से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 73वें का संबंध किससे है? पंचायती राज से। 74वें का संबंध किससे है? शहरी स्वशासन से। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने विषय का उल्लेख है? इसमें 29 विषय का उल्लेख है और इसमें आपके 18 विषय का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सभा, समिति, विदत जैसी संख्याओं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा हो गई, समिति हो गई और विदत जैसी संख्याओं का उल्लेख आपका ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में आपका सभा, समिति, विदत जैसी संख्याओं का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, महाभारत में नगरों के शासनाधिकारी को कहते थे। तो महाभारत में नगरों के शासनाधिकारी को क्या कहते थे? स्वार्थ चित्तक। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। महाभारत में जो नगरों का शासनाधिकारी होता था उसे स्वार्थ चित्तक के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी कहलाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी आपका नागरिक कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा पदाधिकारी आपका नागरिक कहलाता है। पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों की कितनी समितियां करती थी? तो पाटलिपुत्र का शासन 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई? तो जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति 1773 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस एक्ट के तहत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 1773 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। राजस्थान में छावनी मंडल स्थित है। तो राजस्थान में छावनी मंडल आपका नसीराबाद में स्थित है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्वशासन का संबंध किस भाग से है? तो इसका संबंध भाग 9 क से हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर नगरीय स्वशासन की बात की जा रही है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, 9 क से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस अनुसूची से है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा, 12वीं अनुसूची से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 74वें संविधान संशोधन शहरी स्वशासन में कितने विषय शामिल है, तो इसमें 18 विषय शामिल है, जबकि पंचायती राज में आपके 29 विषय शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पंचायती राज का उल्लेख भी किसमें है दोस्तों, आपका 11वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है। तो राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है, तो ये 50%, ये आपको ध्यान रखना है। शहरी निकायों के अंतर्गत निर्वाचन में महिलाओं को कितना आरक्षण है, 50%, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नगर निकायों से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिए। जैसे कि नगर निगम जो होता है वो किसे माना जाता है, तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या जो होती है दोस्तों, वहाँ पर आपका नगर निगम बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर आपका नगर निगम बनता है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या किंतु 5 लाख से कम हो तो उसे आपका नगर परिषद बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम हो तो नगर परिषद बनाया जाता है, और 20,000 से अधिक हो किंतु 1 लाख से कम हो तो फिर वहाँ पर आपकी नगर पालिका बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 20,000 से 1 लाख के मध्य तो आपकी क्या बनेगी, नगर पालिका बनेगी। 1 से 5 लाख के मध्य आपका नगर परिषद बनेगा, और फिर आपका नगर निगम बनेगा 5 लाख से अधिक पे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले नगर पालिका आ जाएगी, फिर आपका नगर परिषद है, फिर आपका नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नगर निगमों की स्थापना वर्ष हम देख लेते हैं। जयपुर और जोधपुर नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1992 में हुई थी। और कोटा नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। तो 1992 में तो आपके जयपुर और जोधपुर नगर निगम की स्थापना हुई थी। 1993 में आपके कोटा नगर निगम की स्थापना हुई थी, और बीकानेर और अजमेर नगर निगम की स्थापना आपकी 2008 में हुई थी। तो बीकानेर और अजमेर नगर निगम की स्थापना आपकी 2008 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नगर निकायों से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में। तो नगर निकायों से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। नगर निगम का जो पदाधिकारी होता है उसे महापौर या मेयर कहा जाता है दोस्तों, और नगर परिषद का जो अधिकारी होता है उसे सभापति कहा जाता है, और नगर पालिका का जो अधिकारी होता है उसे अध्यक्ष कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगर पालिका का अधिकारी तो आपका अध्यक्ष कहलाएगा, नगर परिषद का अधिकारी आपका सभापति कहलाएगा, और नगर निगम का अधिकारी आपका महापौर या मेयर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नगर पालिका का अधिकारी अध्यक्ष हो जाएगा, और नगर परिषद का आपका सभापति हो जाएगा। बचा क्या, नगर निगम, तो नगर निगम का आपका महापौर या मेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जैव विविधता के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया। तो जैव विविधता के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया, तो विश्व प्राकृतिक धरोहर केवलादेव को घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। किसको घोषित किया गया दोस्तों, केवलादेव को घोषित किया गया, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जैव विविधता के कारण केवलादेव को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया, और ये आपका 1985 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना आपकी जापान के सहयोग से चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जायका परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी किसके सहयोग से चल रही है, जापान के सहयोग से चल रही है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पाली में रंगाई छपाई उद्योग के कारण कौन सी नदी जल प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रही है, तो ये आपकी लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 12 की किताब में दी गई है दोस्तों। ठीक है, ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पाली आपको ध्यान रखना है, पाली में रंगाई छपाई उद्योग के कारण कौन सी नदी जल प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रही है, तो ये आपकी लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण भाग में नारू रोग का कारण कौन सा प्रदूषण है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। नारू रोग का कारण क्या हो जाएगा, तो ये आपका जल प्रदूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नारू रोग का कारण क्या हो जाएगा, आपका जल प्रदूषण हो जाएगा, और ये दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में नारू रोग का कारण आपका जल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि का मापन किससे होता है, तो ध्वनि का मापन आपका डेसिबल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वार्तालाप के लिए कितने डेसिबल ध्वनि आंकी गई है, तो ये 60, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हम बातचीत करते हैं तो वार्तालाप के लिए आपकी 60 डेसिबल ध्वनि मापी गई है, और ध्वनि का मापन डेसिबल में किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट कब बना, तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट आपका कब बना था, तो ये 1963 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कब बना था, 1963 में, 1963 में बना था ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट। तो ये पूछा जा सकता है
राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट आपका कब बना? तो ये आपका 1963 में बना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, राजस्थान में सेम की समस्या किन जिलों में देखने को मिलती है? तो सेम की समस्या आपकी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम की समस्या आपकी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में देखी जा सकती है। चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित है? तो दोस्तों चंबल नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ पर है? अगर आपसे पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा जाए तो ये धौलपुर क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंबल नदी आपकी धौलपुर क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे पर्टिकुलर बैराज पूछा जाए तो ये कोटा बैराज के आसपास सर्वाधिक प्रदूषित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, डार्क जोन किसे कहते हैं? तो डार्क जोन भूजल की संकट की स्थिति जो होती है उसे डार्क जोन कहा जाता है। तो भूजल जो होता है उसकी संकट की स्थिति होती है, उसे डार्क जोन के नाम से जाना जाता है। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है तो वृक्षारोपण से हो जाएगा। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे हो जाएगा? वृक्षारोपण से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस वर्ष पूरे देश में लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट तो आपका ये 2005 का हो जाएगा, लागू ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी होने पर राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष के राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सन 2000 का जो आपका राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम था उसको निरस्त कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब आपका 2005 का प्रभावी हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सूचना का अधिकार आवेदन को अपने आवेदन पत्र के साथ कितने रुपए का शुल्क देना होता है? तो सूचना का अधिकार आवेदन को अपने आवेदन पत्र के साथ, यानी यहाँ पर आवेदक है दोस्तों, आवेदक को अपने आवेदन पत्र के अनुसार कितने रुपए का शुल्क देना होता है? तो यहाँ पर 10 रुपये का शुल्क देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के कितने दिनों के अंदर सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो आवेदन के 30 दिनों के अंदर आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और आपको 10 रुपये का शुल्क देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आवेदन करने के 30 दिन बाद आपको सूचना मिल जाती है, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज आपको सूचना मिल जाती है। सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के बाद 30 दिन के अंदर तथा द्वितीय अपील निर्णय की तिथि से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के बाद 30 दिन के अंदर तथा द्वितीय अपील निर्णय की तिथि से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो ये 90 दिन के भीतर आपकी अपील की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में उल्लेखित अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 14 में दोस्तों नागरिकों समान कानूनी संरक्षण, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 14 में आपका नागरिकों के समान कानूनी संरक्षण, यह आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता आपकी किस में दी गई है? अनुच्छेद 16 में दी गई है। अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार, बलपूर्वक श्रम व शोषण का प्रतिरोध दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव के अवैध व्यापार, बलपूर्वक श्रम और शोषण का प्रतिशोध जो है या प्रतिरोध जो है वो किस में दिया गया है? वो आपका अनुच्छेद 23 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 देखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये आपका अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में आपका जीवन व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का निषेध दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्यता का निषेध आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 21 में दी गई है और कारखानों में बालकों से आप काम नहीं कराएंगे उस पर प्रतिबंध आपका अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपकी 1993 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राष्ट्रीय की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपकी 1993 में हुई थी। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। तो अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष सहित? तो ये आपके 3 हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अध्यक्ष सहित आपके 3 हो सकते हैं, यानी 1+2। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने को माता पिता एवं अभिभावक का मौलिक कर्तव्य माना गया है? तो ये अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें? आपका अनुच्छेद 51 क में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बाल श्रम नियंत्रण व प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो बाल श्रम नियंत्रण और प्रतिषेध अधिनियम आपका 1986 में पारित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब पारित हुआ? 1986 में ये आपका पारित हुआ है। आगे देखिए,
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक्ट कब बना? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक्ट आपका कब बना? तो ये 1994 में बना था। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आपका एक्ट कब बना? 1994 में बना था। ये आपको ध्यान रखना है। समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो समेकित बाल विकास योजना आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये आपकी 1975 में प्रारंभ की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समेकित बाल विकास योजना आपकी 1975 में प्रारंभ की गई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आपका फरवरी 2010 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन फरवरी 2010 में किया गया। आरटी 2011 के किस भाग में बाल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है? तो बाल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान आरटी 2011 के अंतर्गत भाग 9 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला देश सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला है। तो दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा था जिसने सूचना का अधिकार प्रदान किया था? तो ये आपका स्वीडन था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। तो ये स्वीडन आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि सबसे पहले सूचना का अधिकार किसने दिया? स्वीडन ने दिया। आगे देखिए, सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? तो सूचना आयोग जो है वो अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? तो 25,000। ये सवाल भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 25,000 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम 25,000 का दंड आरोपित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम 12 अक्टूबर 2005 को मनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम 12 अक्टूबर 2005 को मनाया गया। आगे देखिए, आतो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने अवे, धरती धोरारी किसने लिखा था? तो दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठे के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आतो सुरगा रे शर्मावे, और इसके अलावा इन पर देव रमन ने अवे, इन पर देव रमन ने अवे और धरती धोरारी ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कन्हैयालाल सेठे के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच, बालाबंदी, सरपेच, तुर्रे किसके प्रकार है? तो ये किसके प्रकार है? ये पगड़ी के प्रकार है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच, बालाबंदी, सरपेच ये पगड़ी के प्रकार है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, चीर पटोरी, चोरसो किसके प्रकार है? तो ये साड़ी के प्रकार है। ये आपको ध्यान रखना है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, चीर पटोरी, चोरसो ये साड़ी के प्रकार है। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। चोल निचोल वाला, दुकुल वाला सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, लट्टू चक्री, चिरमी, मारदड़ी व डाल कुदावनी संबंधित है। तो ये सब खेल से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपका मारदड़ी तो एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मारदड़ी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा चिरमी आपको ध्यान रखना है। लट्टू चक्री आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डाल कुदावनी, तो डाल कुदावनी जो है नाम से पता लग रहा है ये आपके खेल से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, ताश, गंजीफा, चरभर, नारछारी, ज्ञान चौपड़, चौपड़ चौसर, गीटा आदि है। तो ये भी आपके खेल से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें नारछारी शब्द आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। नारछारी का संबंध किससे है? तो खेल से है। इसके अलावा ज्ञान चौपड़ आपको ध्यान रखना है। चौपड़ चौसर आपको ध्यान रखना है। गिट्टा ध्यान रखना है दोस्तों, गिट्टा, ठीक है, पूछा जा सकता है। गंजीफा ध्यान रखना है। चरभर ध्यान रखना है। और ताश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। उदयपुर में किस पर्व पर पतंगबाजी का विशेष महत्व है? तो निर्जला एकादशी पर उदयपुर में पतंगबाजी की जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों। उदयपुर में किस पर्व पर पतंगबाजी का विशेष महत्व है? तो निर्जला एकादशी पर। यह आपको ध्यान रखना है। उदयपुर के अंदर निर्जला एकादशी पर पतंगबाजी की जाती है। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का विशेष महत्व किस जिले में है? तो यह आपका जयपुर जिले में हो जाएगा, ठीक है। तो मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का विशेष महत्व आपका जयपुर जिले में है। रचना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देख लेते हैं। ध्रुत रसिक लाल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मेहता लज्जाराम के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। नरदेव उपन्यास आपका राम प्रताप शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भगवान बुद्ध की आत्मकथा ये आपकी यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। भगवान बुद्ध की आत्मकथा ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखी गई है। नरदेव उपन्यास राम प्रताप शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ध्रुत रसिक लाल उपन्यास आपका मेहता लज्जाराम के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, काका, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर और आखिरी आवाज़ ये किसकी रचना है? तो ये रांगे और राघव की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। काका, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर और आखिरी आवाज़ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
काका कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़ किसके द्वारा लिखी गई है, रांगे और राघव के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना, रचना किसकी है, तो ये काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना, ये किसकी रचना है, तो ये मणि मधुकर की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। काका कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़ रांगे और राघव के द्वारा लिखी गई है। सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी और पिंजरे में पन्ना आपका मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, रचना से संबंधित कुछ कथन है वो देख लेते हैं। बंजर धरती किसके द्वारा लिखी गई है, मोहन सिंह यादव के द्वारा लिखी गई है, मोहर सिंह यादव। आगन नदिया किसके द्वारा लिखी गई है, अन्नाराम सुदामा के द्वारा लिखी गई है। महाभोज, आपना बंटी, ये मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई है। तो महाभोज और आपना बंटी आपकी मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई है। और धुनी तपे तीर, ये आपकी हरिराम मीणा के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, सिगाफ आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, सिगाफ आपकी मनीषा कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखी गई है। सही नाप के जूते आपके लता शर्मा के द्वारा लिखी गई है। कुछ अनकही आपकी मर्दुला बिहारी के द्वारा लिखी गई है। स्वप्न ही रास्ता है, ये आपकी लवली के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र आपका उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पश्चिमी देख के लोगों को लगता है यार पश्चिमी साइड में होगा, नहीं, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र आपका कहाँ पर है, उदयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जागो बहुत सोए नाटक के रचयिता जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जागो बहुत सोए एक नाटक था आपका, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था, इसके रचयिता कौन थे, तो वर्दी चंद मधुर थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे दोस्तों, वर्दी चंद मधुर। वर्दी चंद मधुर जो है वो इसके रचयिता हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जागो बहुत सोए। आगे देखिए, रस गंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर। तो रस गंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, ये किसके द्वारा लिखी गई है। रस गंधर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये सब आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपकी मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें से रस गंधर्व स्पेशली आपको ध्यान रखनी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे देखिए, मानववाद और साहित्य पुस्तक के लेखक है, तो मानववाद और साहित्य पुस्तक के लेखक आपके नवल किशोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, नवल किशोर हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। मानववाद और साहित्य पुस्तक के लेखक नवल किशोर है। इसके अलावा बिखरे विचारों की भरोटी घनश्याम दास बिरला के द्वारा लिखी गई है। मेरी सर्वोदय यात्रा भगवान दास केला के द्वारा लिखी गई है। आंखन देखी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, जो पूछी जाती है वहाँ पर मैं आपकी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। चलो चुना लगाएं, ये आपकी अतुल कनक के द्वारा लिखी गई है। इशारों इशारों में इस मधु तलवार के द्वारा लिखी गई है। मास्टर का मकान और कुर्सी सूत्र आपकी यशवंत कोठारी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, रेगिस्तान में बाढ़ उत्सव आपकी अनुराग वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। तो रेगिस्तान में बाढ़ उत्सव ये आपका अनुराग वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। पो 12-25 भगवती लाल व्यास के द्वारा लिखी गई है। दुर्घटना के इर्द गिर्द ये बुलाकी शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वो हम देख लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में उदयपुर में की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में उदयपुर में की गई। अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार हो जाएगा। और यहाँ पर मासिक पत्रिका आपकी निकलती है मधुमती, तो ये भी आपको ध्यान रखनी, मधुमती आपकी कहाँ से निकलती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपकी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा निकाली जाती है मधुमती, ठीक है। आगे देखिए, और ये आपकी मासिक पत्रिका है दोस्तों, मीरा पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, मधुमती पत्रिका निकाली जाती है, वो भी आपकी मासिक पत्रिका है, 1958 में स्थापना हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, पल्लव के संपादन में पत्रिका बनास कहाँ से प्रकाशित होती है। तो पल्लव के संपादन में पत्रिका बनास कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये आपकी उदयपुर से प्रकाशित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नंद चतुर्वेदी के संपादन में पत्रिका बिंदु प्रकाशित होती है। तो पत्रिका बिंदु जो है ये भी आपकी उदयपुर से प्रकाशित होती है, बनास भी आपकी उदयपुर से प्रकाशित होती है। और पत्रिका बिंदु का संपादन कौन करता है, तो नंद चतुर्वेदी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश जैन के संपादन में पत्रिका लहर कहाँ से प्रकाशित होती है। तो प्रकाश जैन के संपादन में पत्रिका लहर आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है, तो लहर आपकी अजमेर से प्रकाशित होती है। पत्रिका बिंदु उदयपुर से और बनास आपकी उदयपुर से। तो ये पल्लव के संपादन में, ये नंद चतुर्वेदी के संपादन में, ये प्रकाश जैन के संपादन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जिलों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के बारे में, वातायन आपकी बीकानेर से प्रकाशित होती है। और वातायन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हरीश बादानी के द्वारा प्रकाशित होती थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है।
क्यों आपकी भीनमाल से प्रकाशित होती है, संबोधन आपकी कांकरोली से प्रकाशित होती है, शेष आपकी जोधपुर से प्रकाशित होती है, और कृति और संप्रेषण आपकी जयपुर से प्रकाशित होती है। तो ये वातायन यहाँ पर आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों भी आपकी पूछी जा सकती है। भीनमाल से प्रकाशित होती थी, संबोधन आपकी कांकरोली से, शेष आपकी जोधपुर से, और कृति और संप्रेषण आपकी जयपुर से। ये आपकी पत्रिकाएं हो जाएगी दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार किन भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार आपका हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार आपका हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मित्रों, कौन सी रचना आपकी सत्यप्रकाश जोशी की है? तो सत्यप्रकाश जोशी की आपकी राधा और बोल भारमली हो जाएगी, आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। राधा और बोल भारमली आपकी किसके द्वारा रचित है? तो ये आपकी सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीट, चामल, अपरंच, ओलमो, लाडेकर आदि प्रकार है, तो ये राजस्थानी पत्रिका के प्रकार है। दीड, चामल, अपरंच, ओलमो, लाडेकर, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं। ये किसके प्रकार है? तो ये राजस्थानी पत्रिका के प्रकार है। मरुवाणी, राजस्थली, ईसरलाट, जलमभोग, हरावल आदि प्रकार है, तो ये भी आपके राजस्थानी पत्रिका के प्रकार है। कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। चित्त मारो दुखने, ये मोहन आलोक के द्वारा लिखी गई है। पागी, कावड़, तोपनामा, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पागी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, पागी आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। पागी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रप्रकाश देवल के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो नई नई किताबें पूछी जाती है वो यहीं से पूछी जाती है दोस्तों। देख लीजिए आप कितनी किताबें मैंने आपको बता दी है। पागी, कावड़ और तोपनामा आपकी चंद्रप्रकाश देवल की हो जाएगी। बाता में भूगोल और बोले सरनाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी हरीश बादानी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो आपको पागी ध्यान रखनी है, एक आपको बाता में भूगोल ध्यान रखनी है, और बोले सरनाटो ये हरीश बादानी के द्वारा लिखी गई है। और चंद्रप्रकाश देवल के द्वारा पागी और कावड़ और तोपनामा लिखी गई है दोस्तों। क्या पता पूछ ली जाए, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात राजस्थानी साहित्य कृतियाँ किसकी है? तो दोस्तों ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, ये आपको ध्यान रखना है। मांझल रात काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। केरे चकवा बात भी आपको ध्यान रखनी है। अमोलक वाता, मूमल आपको ध्यान रखनी है। गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रण योडी, कंवारी, आबे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन राजस्थानी रचना किसकी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक बीननी दो बीन और धोरारो धोरी और आबे पटकी, ये तीनों आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये आपकी नथमल जोशी की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके नथमल जोशी की रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आधे ने आँखियाँ, गलत इलाज, अर मायारो रंग कहानी संग्रह किसके हैं? तो आधे ने आँखियाँ, गलत इलाज, अर मायारो रंग आपके अन्नाराम सुदामा के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रात वासो, मऊ चाली मालवे, अमर चूनड़ी, प्रभातियो तारो अधूरा सपना के रचयिता है, तो इसके रचयिता आपके नरसिंह राजपुरोहित हो जाएंगे। रात वासो, मऊ चाली मालवे, अमर चूनड़ी, प्रभातियो तारो अधूरा सपना के रचयिता आपके नरसिंह राजपुरोहित हो जाएंगे। भगवान महावीर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके भी नरसिंह राजपुरोहित हो जाएंगे। तो भगवान महावीर उपन्यास के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? तो नरसिंह राजपुरोहित हो जाएंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आदमीरो सिंह, माटी री महक, मंत्री री बेटी, बड़ी बहन जी के रचनाकार है। तो आदमीरो सिंह, आदमी के ऊपर सिंह उगा दिया इन्होंने। आदमीरो सिंह, माटी री महक, मंत्री री बेटी, बड़ी बहन जी, ये किसकी रचना है? ये कन्नीदान भारत की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, समी खुलतो मारग नंद भारद्वाज की रचना है। किलकिली कटको, राई राई रेत, ये आपकी BL माली की रचनाएं हैं। मिनखरो खोज, मिनखरा खोज, अबोली, बुरी गार नज़र, ये आपकी BL माली की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अमावस एकम और चांद और मुक्ति किसकी रचनाएं हैं? तो अमावस एकम और चांद और मुक्ति आपकी किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपकी मिथेश निर्मोही की रचनाएं हो जाएगी दोस्तों। मिथेश निर्मोही की रचनाएं हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? सीताराम लालस हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहली बार जयपुर साहित्य महोत्सव किस वर्ष मनाया गया? तो ये भी आपका सवाल बन सकता है दोस्तों। पहली बार जयपुर में साहित्य महोत्सव कब मनाया गया? तो ये आपका 2006 में मनाया गया था। जयपुर के अंदर पहली बार साहित्य महोत्सव आपका 2006 में मनाया गया।
आगे देखिए, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम था। तो कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम क्या हो जाएगा? आपका प्रयोग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम क्या हो जाएगा? आपका प्रयोग हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति प्रयोग हो जाएगी। हरीश बादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, तो ये वातायन हो जाएगी दोस्तों। हरीश बादानी के द्वारा वातायन हो जाएगी। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी आपकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी, यह आपकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? तो राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? तो ये आपका सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम है। तो दोस्तों ये छपनी अकाल की बात की जा रही है। यहाँ पर छपनी अकाल की बात की जा रही है। छपनी अकाल आपका कब पड़ा था? तो ये आपका 1899 ईस्वी में पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उल्लेख करने वाले कवि आपके कौन हो जाएंगे? उमरदान हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे? उमरदान हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान के 7 प्रमुख कवियों की सहकारी काव्य पुस्तक का नाम क्या था? तो राजस्थान के 7 प्रमुख कवियों की सहकारी काव्य पुस्तक का नाम सप्तकिरण हो जाएगा। गदल कहानी संग्रह के रचयिता है। तो गदल कहानी संग्रह के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? रांगे और राघव हो जाएंगे। तो गदल कहानी संग्रह के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? रांगे और राघव हो जाएंगे। किस साहित्यकार ने राजस्थान के सामंती अतीत को अपनी कहानियों में चित्रित किया? तो सामंती अतीत को अपनी कहानियों में किसने चित्रित किया? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। यह आपको ध्यान रखना है। तो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा सामंती अतीत को चित्रित किया गया था। ये पूछा जा सकता है। किसने राजस्थान के रेतीले यथार्थ को शब्दबद्ध किया? तो ये मणि मधुकर ने किया था। राजस्थान के रेतीले यथार्थ को शब्दबद्ध किया मणि मधुकर के द्वारा। जनार्दन राय नागर के उपन्यास जगत गुरु शंकराचार्य में कितने खंड है? तो जनार्दन राय नागर के उपन्यास जगत गुरु शंकराचार्य में 10 खंड हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान बुद्ध की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? यादवेंद्र शर्मा हो जाएंगे। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध की आत्मकथा यादवेंद्र शर्मा। विश्वम्बर नाथ अध्याय के रचित उपन्यास है। तो जाग मचंदर, गोरख आया, जोगी मत जा, ये किसके हो जाएंगे? विश्वम्बर नाथ के हो जाएंगे। जाग मचंदर, गोरख आया, जोगी मत जा। तो दोस्तों आपको बहुत सारे नाम तो ऐसे देखने को मिले होंगे यहाँ पर जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो अगर आपको ये याद रह जाए तो आपको याद करने हैं। बाकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं वो तो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। 12वीं की जो किताब है आपकी राजस्थान अध्ययन की, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए थे वो सभी हमने कवर किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।